हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 12th क्लास की राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर वैश्वीकरण कराने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको वैश्वीकरण के बारे में बताऊंगी और उसमें भारत की भूमिका क्या है वह भी बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप मेरा वीडियो ये अंत तक देखेंगे और उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज जो मैं आपको चैप्टर कराने जा रही हूँ उसका नाम है वैश्वीकरण। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वैश्वीकरण का वास्तव में अर्थ क्या है। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में संचार क्रांति ने संपूर्ण विश्व की दूरियों को कम कर दिया और समस्त विश्व को सार्वभौमिक ग्राम में परिवर्तित कर दिया। इस युग में एक नई विचारधारा का सूत्रपात हुआ जिसे वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। भारत भी इस विचारधारा से अपरिचित नहीं था, क्योंकि हमारी संस्कृति सदैव वसुधैव कुटुंबकम को मान्यता देती है। लेकिन आधुनिक युग में वैश्वीकरण का विशेष महत्व है। हमें अध्ययनों से पता चलता है कि वैश्वीकरण तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत पर आधुनिक संस्करण है। इसका प्रतिपादन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था, ताकि ग्रेट ब्रिटेन को पिछड़े हुए देशों को अपने उपनिवेशों में निर्बाध रूप से वस्तुओं में के आयात निर्यात का सैद्धांतिक आधार मिल सके। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि विशेषीकरण के परिणामस्वरूप आपस में व्यापार संबंध रखने वाले देशों को लाभ होगा। यही तर्क अब वैश्वीकरण के समर्थक भी दे रहे हैं। अर्थात जब संचार की क्रांति हुई तो संचार की क्रांति से क्या हुआ कि कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में तुरंत पता चल जाता है, और संचार की क्रांति ने सभी देशों को विश्व के एक दूसरे के पास ला दिया, जिसे वैश्वीकरण का नाम दिया जाने लगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि वैश्वीकरण के बारे में विभिन्न राजनीतिज्ञों की क्या राय है। इनमें विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों ने वैश्वीकरण की अवधारणाओं को अपने ढंग से समझाया है। इनमें से एक थे एंथनी गिंडेस। उनके अनुसार वैश्वीकरण से अभिप्राय विश्वव्यापी संबंधों के प्रबलीकरण से है। नंबर 2, वे मानते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो दूरस्थ प्रदेशों को इस प्रकार जोड़ देती है कि स्थानीय घटनाक्रम का प्रभाव मीलों दूर स्थित प्रदेशों की व्यवस्थाओं एक घटनाओं पर पड़ सकता है। दूसरे थे रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण विश्व एकीकरण की चेतना के प्रबलीकरण से संबंधित अवधारणा है। उनके अनुसार वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा है, क्योंकि इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव समय समय पर सामने आए हैं, जिन्होंने अधिकांश देशों की राजनीतिक एक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित भी किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वैश्वीकरण के पक्ष में लोगों ने क्या क्या तर्क दिए हैं। जो वैश्वीकरण के पक्ष में जो वैश्वीकरण के समर्थक हैं, उनके अनुसार नंबर 1, वैश्वीकरण तेजी से बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में नितांत अनिवार्य प्रक्रिया है। यह विद्यमान तथा इसकी रफ्तार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता का स्वाभाविक विकास है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ने के अलावा अब विकासशील राष्ट्रों के पास विकास का कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। नंबर 2, वैश्वीकरण के कारण ही पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है और इसका चलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। इससे विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम हुई है। नंबर 3, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लगातार स्थायी रूप से चलने वाला विकास संभव हो चुका है। नंबर 4, पिछड़े देशों में तकनीक और प्रौद्योगिकी की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकी है, क्योंकि वो देश तकनीक और प्रौद्योगिकी को ज़्यादा नहीं बढ़ा सके, लेकिन वैश्वीकरण के फलस्वरूप उनकी इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई है। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा इन देशों को उन्नत तकनीक का लाभ भी मिल सका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वैश्वीकरण के विपक्ष में क्या तर्क दिया है। जो लोग वैश्वीकरण को अच्छा नहीं मानते उनका क्या मुकाबला है। नंबर 1, आलोचकों के अनुसार बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एकाधिकार वादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार और व्यवसाय के नाम पर छोटे और पिछड़े देशों को राजनीतिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने लगी हैं। नंबर 2, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंच पाया है। इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है। विशेषतः तीसरी दुनिया के गरीब देशों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नंबर 3, आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से स्वीकृत नहीं बल्कि एक थोपी हुई प्रक्रिया है, क्योंकि वैश्वीकरण व्यापार उन्मुखी है जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए कार्य करती है। इससे जन कल्याण का कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि जो लोकतांत्रिक पर्दे से चलाई जा रही है, वैश्वीकरण का लाभ समाज का उच्च सुविधा यानी संपन्न वर्ग ही उठा पाता है। गैर संपन्न वर्गों को इसका कोई भी लाभ नहीं होता है। इससे गैर योजनाबद्ध प्रभावों द्वारा श्रम वेतनों को सीमित रख दिया है और कल्याणकारी राज्य की भूमिकाओं को सीमित करके लोकतंत्र को ये कमजोर बनाती है। अर्थात कुछ लोगों का वैश्वीकरण को मानना है कि वो बहुत अच्छा है और कुछ का मानना है बहुत ज़्यादा गलत है। परंतु अगर वास्तव में देखा जाए, वैश्वीकरण एक अच्छी प्रक्रिया है जो देश
किसी भी देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है, परंतु इसका किस तरह से फायदा उठाया जाए ये उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि विश्व के मैकडॉनल्डीकरण से आप क्या समझते हैं। विश्व के मैकडॉनल्डीकरण का अर्थ है कि विश्व पर कुछ शक्तिशाली देशों, विशेषकर अमेरिका का सांस्कृतिक प्रभाव लगातार बढ़ जा रहा है। जैसे विश्व में बर्गर तथा नीली जिसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैकडॉनल्डीकरण के अंतर्गत विश्व वैसा ही बनता जा रहा है जैसा अमेरिकी संस्कृति जीवन शैली बनाना चाहती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी वैश्वीकरण को पुनः उपनिवेशीकरण क्यों कहा जाता है। विश्व को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण विकासशील एवं कमजोर राज्यों पर विकसित और धनी राज्यों का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विकासशील देशों में विकसित देशों के नाम के लिए ही कार्य कर रही हैं, अब विकासशील देशों को आर्थिक तौर पर अपने अधीन करती जा रही हैं। इसीलिए विश्व को पुनः उपनिवेशीकरण भी कहा जाने लगा है, क्योंकि उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें आपको बताऊंगी कि वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष क्या है। वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आर्थिक आधार पर ही वैश्वीकरण की धारणा को ने अधिक जोर पकड़ा है। आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व बैंक प्राय इस प्रकार की नीतियाँ बनाते हैं कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश देशों को प्रभावित करते हैं। वैश्वीकरण के कारण ही विश्व के अधिकांश देशों को आर्थिक प्रभाव बढ़ा है। इसके अंतर्गत वस्तुओं, पूंजी तथा जनता का एक देश से दूसरे देश में आना जाना सरल हुआ है। विश्व के अधिकांश देशों में आयात ने प्रतिबंध हटाकर अपने बाजारों को विश्व के लिए खोल दिया है, और वैश्वीकरण के चलते ही बहुराष्ट्रीय अपना जो अधिकतर निर्यात है विकासशील देशों में कर रही है। यद्यपि वैश्वीकरण के समर्थकों के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अधिकांश लोगों को लाभ होगा तथा उनका जीवन स्तर सुधरेगा, परंतु वैश्वीकरण के जो आलोचक हैं इसके बारे में सहमत नहीं है। उनके अनुसार विकसित देशों ने अपने वीज़ा नियमों को सरल बनाने की अपेक्षा अधिक कठोर बनाना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण का लाभ एक छोटे से भाग के लोगों को मिला है, सभी लोगों को नहीं मिला है। वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक पक्ष है वो क्या है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष भी लोगों के सामने आए। हम विश्व के किसी भी भाग में रह रहे हैं, वैश्वीकरण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। वर्तमान समय में लोग क्या खाते, क्या देखते, क्या पहनते, क्या सोचते, इन सभी पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण में विश्व की संस्कृति समरूपता का उदय होता शुरू हो गया है, परंतु यह विश्व संस्कृति नहीं है बल्कि यूरोपीय देशों, खासकर अमेरिका द्वारा अपनी संस्कृति को विश्व में लादने का परिणाम है। लोगों द्वारा पिज्जा या बर्गर खाना, नीली जींस पहनना अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव है। विश्व के विकसित देश अपनी आर्थिक ताकत के बल पर विकासशील या पिछड़े देशों पर अपनी संस्कृति लादने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक देश विशेष की संस्कृति के पतन होने का डर पैदा हो गया है। परंतु वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि संस्कृति के पतन की आशंका नहीं है, बल्कि इससे एक मिश्रित संस्कृति का उदय हुआ, जैसा कि आज भारत तथा कुछ हद तक अमेरिका के युवा नीली जीन्स पर खादी का कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। तो ये था वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष। अब मैं बताऊंगी वैश्वीकरण का राजनीतिक पक्ष क्या है। वैश्वीकरण का प्रभाव आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष को ही नहीं बल्कि राजनीतिक पक्ष को भी देखना चाहिए। राजनीतिक पक्ष पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन तीन आधारों पर किया जा सकता है। प्रथम यह है कि वैश्वीकरण के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप से राज्य कमजोर हो गए हैं। राज्यों के कार्य करने की क्षमता और क्षेत्र में कमी आई है। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की धारणा धीरे धीरे कमजोर पड़ गई है, बल्कि राज्य कई कल्याणकारी कार्यों से अपने हाथ खींच रहा है। वर्तमान समय में पुनः न्यूनतम हस्तकारी राज्य के धारणा का विकास हो रहा है, अर्थात राज्य केवल कुछ महत्वपूर्ण कार्यों तक ही अपने आप को सीमित रख पाया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वैश्वीकरण में भारत को कैसे प्रभावित किया है, क्योंकि वैश्वीकरण ने समस्त विश्व को प्रभावित किया है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाया है। वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देशों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। भारतीय लोगों ने भी वैश्वीकरण के चलते आजीविका के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिया है। यूरोप एवं अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में फैल रही है। भारत में भी नीली
ढीली जीन्स पहनना, पिज़्ज़ा खाना, टेलीविज़न पर अनेक विदेशी चैनलों का देखना विदेशीकरण का ही प्रभाव है। दूसरी ओर भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया है। भारत से अधिक अधिक लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को इस ओर आकर्षित किया है। भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीक के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया है। ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आप इसे अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।